हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का यूथ इंजीनियर्स एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर। ये हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से हम आपसे मिलते रहते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे चर्चा करते रहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सीमांत घर्षण की अवस्था। आप सबको मालूम है कि मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग में हम लोग फ्रिक्शन फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ में डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म में फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ती है। चाहे वो सिविल में आप हाईवे पढ़ें या मैकेनिकल में आप किसी बॉडी का मोशन पढ़ें, तो उसमें एक टर्म आता है लिमिटिंग कंडीशन ऑफ फ्रिक्शन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सीमांत घर्षण की अवस्था। इसी को आज समझना है कि इस शब्द का मतलब क्या है। इस ये कौन सी अवस्था है जिसको हम सीमांत घर्षण की अवस्था कहते हैं, वो बॉडी की कौन सी कंडीशन है। तो आइए जल्दी से उस पर पहुंचते हैं और समझते हैं। तो हम लोग ऐसी कल्पना करें कि एक बहुत भारी सा पत्थर है, बहुत भारी सा पत्थर है, छोटा नहीं है। इतना भारी है कि आपको लगता है कि इसको मूव करने में बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। इतना भारी पत्थर है। अगर इतना भारी पत्थर है, उसको हमने एक रफ सरफेस पे रखा है। रफ सरफेस का कहने का मतलब है कि इसको मान लेते हैं हमने एक रोड पे रखा है, सड़क पे एक बहुत भारी सा पत्थर रखा है। तो एक फिगर में बना रहा हूँ कि ये रोड है, पे हमने ये बड़ा सा पत्थर रखा है और हमारी कोशिश है कि हम इस पत्थर को यहाँ से कुछ मूव करना चाहते हैं किसी साइड में। अगर हमें इस पत्थर को मूव करना है तो आप क्या करेंगे, आप ऐसा कुछ करेंगे कि इस एक एंड पर एक रस्सी वगैरह कुछ बांधेंगे, तो उसको इस तरफ घसीटने की कोशिश करें। सपोज दैट आपने इस तरफ इसको घसीटा और एक फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, ये आप हैं, फोर्स पी जो लगा रहे हैं ये आप है, एक स्थान खड़े हैं, आप ही हैं, इसको लगा रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि ये बॉडी इस तरफ मूव कर जाए। जब पी आप लगाएंगे, पी फोर्स आप लगाएंगे, तो शुरुआत में क्या होगी कि पी की वैल्यू जीरो रखेंगे। आपने कोई फोर्स नहीं लगाया, केवल रस्सी को पकड़ के आप खड़े हैं। रस्सी को पकड़ खड़े हैं तो इस बॉडी के मूव करने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। बात सही है। तो अब मान लेते हैं हमने इस फोर्स को बढ़ाकर थोड़ा सा बढ़ाया, आपने थोड़ा सा जोर लगाया, एक हाथ की बाई उंगली से आपने जोर लगाया, इसको बढ़ा के कर दिया 1 न्यूटन। इतना फोर्स आपने लगा दिया। अब जब इतना फोर्स लगा दिया तो आप चाहते हैं कि इस फोर्स की वजह से बॉडी को मूव करना चाहिए, और ऐसा चाहना कोई गड़बड़ भी नहीं है, क्योंकि हमने आपने सबने सीखा हुआ है। अगर हमारे पास कोई बॉडी है, कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, तो मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य बल ना लगाया जाए। किसने बताया था? ये बताया था न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो एक बॉडी है जो रेस्ट में है, ये बॉडी रेस्ट में है, हमने इस पर एक फोर्स लगा दिया जिसकी वैल्यू पी की वैल्यू क्या है, 1 न्यूटन। से मूव कर जाना चाहिए, ऐसा न्यूटन फर्स्ट लॉ के हिसाब से कहता है। हाँ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ये नहीं बताता है कि बॉडी को मूव करने के लिए कितना फोर्स लगाना है, लेकिन इतना तो बताता ही है कि अगर ये बॉडी रेस्ट में है और हमने इस पे पी फोर्स लगा दिया, इसकी वजह से इसको मूव कर जाना चाहिए, ऐसा है। लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब बॉडी अभी भी रेस्ट में है। अगर अभी भी रेस्ट में है तो इसका मतलब ये हुआ इस बॉडी पर जो जितने फोर्स इस तरफ हमने लगाए थे, उतना ही फोर्स किसी तरीके से इस साइड में और डेवलप हो गया। ये हमें नहीं पता है, हमने तो लगाया नहीं है, आपने लगाया नहीं है, कहीं से आया है, ये फोर्स डेवलप हो गया। लेकिन एक कंडीशन पक्की है, ये बॉडी रेस्ट में होने के लिए इस फोर्स का और इस फोर्स का बराबर होना जरूरी है, इक्वल होना जरूरी है और अपोजिट होना जरूरी है। इसलिए इस फोर्स को मान लेते हैं एफ। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप इस तरफ पी फोर्स लगाते हैं तो इस तरफ अपोजिट साइड में भी एक फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, एक फोर्स जनरेट होता है, और जिसको आप कह रहे हैं कि इस फोर्स को क्या कहते हैं, इस फोर्स को एफ कह रहे हैं। अभी हम नहीं जानते एफ क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है या कोई और फोर्स है। हाँ, इतना पता चल गया कि ये फोर्स मैंने नहीं लगाया है, आपने नहीं लगाया है, ये फोर्स पैदा हुआ है, इंड्यूस्ड हुआ है, ऑटोमेटिक कहीं से आया है ना। हाँ, हमने जो रेड कलर से पी है ये अप्लाइड फोर्स है। इसको हम क्या कह रहे हैं, जो हम रेड कलर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज अप्लाइड फोर्स। ये है अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स। क्योंकि अप्लाइड फोर्स है तो ये हमारे हाथ में, हम चाहे जितना लगाए, मेरे हाथ में मैग्नीट्यूड को कितना भी कर सकते हैं। अच्छा, तो अब देखते हैं फिर से क्या हुआ। जब हमने पी की वैल्यू जीरो रखी थी तो फ्रिक्शन फोर्स को हम एफ कह रहे हैं, अभी फ्रिक्शन फोर्स नाम ना लें इसका, इस एफ की वैल्यू भी क्या थी, जीरो थी।
फिर हमने पी की वैल्यू बढ़ा के 1 कर दिया, तो इसका मतलब बॉडी मूव नहीं की, इसका मतलब ये वैल्यू भी बढ़ के क्या हो गई होगी, 1 न्यूटन कुछ हो गई होगी। यही कंडीशन बन सकती है जिससे ये बॉडी मूव ना करे, ये भी 1 न्यूटन हो गया होगा। फिर हमें लगा कि इसको और बढ़ाना चाहिए, और बढ़ाते हैं, मान लेते हैं इसको हमने 10 न्यूटन किया, बॉडी अभी भी मूव नहीं की। एक ही शर्त हो सकती है कि ये फोर्स जो इस तरफ लग रहा है, ये फोर्स भी 10 न्यूटन हो गया होगा, इसलिए बॉडी मूव नहीं की। अदरवाइज दूसरा कोई रीजन है नहीं। मैकेनिक्स के लॉ ये नहीं कहते हैं कि इस बॉडी को मूव नहीं करना चाहिए बिना इस रीजन के। ये बात समझ में आ गई कि हमने थोड़ा और फोर्स लगाया, इस तरफ अप्लाइड फोर्स को थोड़ा और बढ़ाया, आपने कहा हमने इसको मान लेते हैं कुछ 55 कर दिया, और अभी भी ये बॉडी मूव नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये भी 55 हो गया होगा, अभी बॉडी मूव नहीं कर रही है। अच्छा, तो क्या ऐसा चलता ही रहेगा कि हम अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते रहेंगे और ये जो कहते हैं अपोज करने वाला फोर्स बढ़ता रहेगा? ऐसा क्या होता रहेगा कि हम इसको बढ़ाते रहें और उसी के साथ साथ ये भी बढ़ता रहे और इसकी कोई लिमिट ना हो? ऐसा क्या होगा? ऐसा नहीं होगा। कैसा नहीं होगा? आपको कुछ समय बाद लगेगा, मान लेते हैं आपने फोर्स को बढ़ा के कुछ ऐसा कुछ किया कि मान 68 न्यूटन ले आए। अब आपको ऐसा लगने लगा कि 68 न्यूटन ले आए, बॉडी अभी भी मूव तो नहीं कर रही, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब अगर जरा सा भी इसमें हमें थोड़ा सा और फोर्स बढ़ा दिया जाए, ये बॉडी टेंड टू मूव है, मूव करने वाली है। आपको ऐसा लग रहा है कि इस 68 के बाद हल्का सा हमें सपोर्ट मिल जाए तो बॉडी मूव कर जाएगी, लेकिन अभी तो मूव नहीं कर रही। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी अगर अभी मूव नहीं कर रही है तो ये फोर्स भी बढ़ के 68 तो हो गया है, 68 हो गया है, इसलिए मूव नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ एक घटना घटती है। घटना क्या घटती है? अब आपको यहाँ ये लगने लगा है अगर इसके बाद हमें थोड़ा सा फोर्स और बढ़ा दिया जाए, थोड़ा सा फोर्स और बढ़ा दिया जाए तो बॉडी मूव कर जाएगी। मतलब आप इसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। कितना बढ़ाने की बात कर रहे हैं? थोड़ा सा। हमने मान लिया कि अगर डेल्टा पी अगर आप बढ़ा देते हैं तो डेल्टा पी बढ़ा देते हैं तो ये डेल्टा पी बढ़ा देते हैं तो ये बॉडी मूव कर जाएगी। तो जरा सोच के देखिए कि 68 को हमने डेल्टा पी बढ़ा दिया, मतलब 68 प्लस डेल्टा पी कर दिया, और ये बॉडी मूव कर जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर इधर भी डेल्टा पी बढ़ गया होता तो क्या होता? जैसे हमेशा बढ़ ही रहा था, अगर इधर भी ये डेल्टा पी इंक्रीज कर जाता तो इधर भी अगर ये डेल्टा पी इंक्रीज कर जाता तो फिर बॉडी मूव ही नहीं करती, है ना? इसका मतलब ये जो फिनोमिना है एक समय के बाद रुक जाता है। तब अप्लाइड फोर्स तो बढ़ेगा डेल्टा पी, लेकिन ये जो अपोज करने वाला फोर्स है ये बढ़ने से मना कर देता है। भाई अब मुझे नहीं बढ़ना है, मेरी बढ़ने की सीमा यही है। ये डेल्टा पी जो हमने यहाँ बढ़ाया है ये नहीं बढ़े, ये बढ़ने से मना कर दिया। तो यहाँ क्या समझ में आया कि जो अपोजिट करने वाला फोर्स है, जो बॉडी के मोशन को अपोज कर रहा है, रिवर्स लग रहा है, इसके बढ़ने की एक सीमा है ना? एक पॉइंट ये निकल के आया कि इस एफ के बढ़ने की एक सीमा है, एक सीमा। ये बात यहां समझ आती है। लेकिन अप्लाइड फोर्स के बढ़ने की कोई सीमा नहीं है, तो हमारे हाथ में, हम कैसे भी लगाएं। हम खुद सक्षम नहीं है तो हम जेसीबी लगा देंगे और फोर्स लगा देंगे, तो इसके बढ़ने की सीमा नहीं है। ये डेल्टा पी क्या और बढ़ सकता है, लेकिन इसके बढ़ने की सीमा है। अच्छा, इसकी सीमा कहाँ तक है? तो दिखाई पड़ रहा है कि जो लाइन खींची गई है, ये जो आपकी एक लाइन खींची है 68 की, ये यहाँ तक तो बढ़ता है। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 0 से लेकर 68 तक इंक्रीज किया, 0 से लेकर 68 तक इंक्रीज किया, उसके बाद इंक्रीज नहीं किया, है ना? तो जहां पर फ्रिक्शन फोर्स बढ़ने बंद कर दे, है ना, तो आप क्या कहेंगे? ये जो लाइन है ये एक लिमिटिंग लाइन है। इसी लाइन को हम क्या कहेंगे? ये हमारी एक लिमिटिंग लाइन है, एक लिमिट तय कर रही है कि कोई चीज कहाँ तक बढ़ेगी। ये लिमिटिंग लाइन है, लिमिटिंग लाइन है। अच्छा, लिमिटिंग लाइन पर क्या चीज है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो अगर हम आपसे ये कहें कि बॉडी कहाँ तक इक्विलिब्रियम में है,
किस कंडीशन तक बॉडी आपको इक्विलिब्रियम में दिखाई पड़ रही है, आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे कि भाई जो लिमिटिंग लाइन पर, ऑन द लाइन, जो हमारी लिमिटिंग लाइन है, ऑन द लाइन, इस लाइन पर, ऑन द लाइन, इस लाइन पर बॉडी किस में है? रेस्ट में। मतलब कहने का क्या हुआ कि लिमिटिंग लाइन पर बॉडी रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि 68 इक्वल टू 68 दिखाई पड़ रहा है ना। रेस्ट में इसलिए है, इधर भी 68 लग रहा है और इधर भी 68 लग रहा है, इसलिए बॉडी रेस्ट में है। लेकिन अगर लिमिटिंग लाइन के एबव देखा जाए, इसके एबव देखा जाए, तो एबव क्या दिखाई पड़ रहा है कि इस साइड तो 68 ही है, लेकिन इस साइड अप्लाइड फोर्स ज्यादा है, तो इधर बॉडी क्या करेगी? मोशन में आ जाएगी, मोशन में बॉडी आ जाएगी। इस लिमिटिंग लाइन पर बॉडी रेस्ट में है, ध्यान रखिएगा, ये बॉडी यहाँ पर रेस्ट में है, लेकिन लिमिटिंग लाइन के ऊपर देखा जाए तो बॉडी मोशन में है। लिमिटिंग लाइन से नीचे आप कहीं भी देखें, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी देखा जाए, बिलो लिमिटिंग लाइन, अगर बिलो लिमिटिंग लाइन की बात करें तो क्या दिखाई पड़ रहा है कि बॉडी हमारी यहाँ भी रेस्ट में है। ठीक है, तो इसका मतलब बॉडी रेस्ट में कहाँ पे रहती है? लिमिटिंग लाइन के नीचे, लिमिटिंग लाइन पर, इन दो कंडीशन में बॉडी रेस्ट में है। और उसके ऊपर अगर चले जाएंगे तो बॉडी मोशन में आ जाएगी। तो जब बॉडी मोशन में आ जाएगी तो कितनी तेज चलेगी, स्लो चलेगी, फास्ट चलेगी, ये तो डिपेंड करेगा कि हमने पी फोर्स कितना लगाया है। बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे बहुत तेज चलेगा, तो कम फोर्स लगाएंगे तो कम तेज चलेगा। इतनी सी बात यहाँ समझ में आती है। ठीक है, तो जब कोई बॉडी पर फोर्स, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ते 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 68 पहुंच गए, और फिर ये जो अपोजिट रिवर्सिबल फोर्स है, जो इसको अपोज कर रहा है मोशन को, बढ़ते बढ़ते 68 पहुंच गया। जब कोई बॉडी इस अवस्था में पहुंच जाती है कि वो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ना बंद कर दे, तो उस बॉडी की ये कंडीशन, बॉडी की ये कंडीशन, इस लाइन वाली कंडीशन जहां पे फ्रिक्शन फोर्स ने बढ़ना बंद कर दिया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिमिटिंग कंडीशन। लिमिटिंग कंडीशन है ना। तो लिमिटिंग कंडीशन या सीमांत घर्षण, ठीक है, सॉरी, लिमिटिंग कंडीशन ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग कंडीशन ऑफ फ्रिक्शन या सीमांत घर्षण की अवस्था। तो किसी भी क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं, जब उसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, एक्चुअली फ्री बॉडी डायग्राम हम लिमिटिंग कंडीशन पे ही बनाते हैं, क्योंकि ये एक यूनिक कंडीशन है। इसके ऊपर बॉडी मोशन में है, इसके नीचे बॉडी रेस्ट में है, लेकिन यहाँ पे एक खास घटना घट रही है कि फ्रिक्शन फोर्स ने बढ़ना बंद कर दिया। तो फ्रिक्शन फोर्स के बढ़ने की एक सीमा है, और लिमिटिंग कंडीशन पे ये बढ़ना बंद कर देता है। अगर कोई आपसे कहे भाई फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना हो सकता है, उससे पहले कहना पड़ेगा फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम कहाँ होगा। मैक्सिमम कहाँ होगा? ये कहाँ पे होगा? एट लिमिटिंग कंडीशन, एट लिमिटिंग कंडीशन, सीमांत घर्षण पर ही ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो कितनी होगी? तो फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है म्यू और आर से कहते हैं। ये F इक्वल टू म्यू आर जो फॉर्मूला हम आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये केवल और केवल अप्लीकेबल है एट लिमिटिंग कंडीशन, एट लिमिटिंग कंडीशन। इसके अलावा अगर आप कहीं और लगाने की सोचते हैं तो ये आंसर आपको सही नहीं देगा। ठीक है ना। F इक्वल टू म्यू आर कहाँ वैलिड है? सिर्फ यहाँ पर एट लिमिटिंग कंडीशन, यही आप लगाएंगे F इक्वल टू म्यू आर। अच्छा, अब कुछ बातें और देखी जाए जरा, कि लिमिटिंग कंडीशन के ऊपर की बात करें तो आप क्या कहेंगे कि जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स, F क्या चीज है? F हमारा फ्रिक्शन फोर्स है, F फ्रिक्शन फोर्स है। तो जो हमारा लिमिटिंग कंडीशन के ऊपर देखा जाए तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू लेस देन अप्लाइड फोर्स होगा। क्यों? अप्लाइड फोर्स ज्यादा हो गया, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ने से मना कर दिया। अप्लाइड फोर्स ज्यादा है इसलिए बॉडी हमारा मोशन में है ना। अच्छा, F की वैल्यू म्यू आर कहाँ पे है?
उस लाइन पे जिसे आप लिमिटिंग कंडीशन कह रहे हैं, लिमिटिंग कंडीशन कह रहे हैं ना, एट लिमिटिंग कंडीशन। और इस समय बॉडी किस में है, बॉडी हमारी रेस्ट में। बात क्लियर हुई। अच्छा, अगर लिमिटिंग कंडीशन के नीचे देखा जाए, कहीं भी देखिए, देखिए जरा, जब यहाँ 55 था तो यहाँ भी 55 था, यहाँ 10 था तो यहाँ भी 10 था, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि लिमिटिंग कंडीशन के नीचे की स्थिति ऐसी बनती है कि जहां पर हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है, कहां पे, बिलो द लिमिटिंग कंडीशन, बिलो बिलो लिमिटिंग कंडीशन। ठीक है, बिलो लिमिटिंग कंडीशन आपको हमेशा, लिमिटिंग कंडीशन जब भी आप देखेंगे तो आपको ये हमेशा फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है न्यूमेरिकल को करने के लिए। इसको मैं चाहता हूं कि बहुत ध्यान से थोड़ा सा हाईलाइट करके रखिए ये चीज, फ्रिक्शन फोर्स इज लेस देन अप्लाइड फोर्स। कब ऐसा होता है, जब बॉडी मोशन में आती है। और ये घटना कब घटती है, एबव लिमिटिंग कंडीशन। इसको हम लिख ले यहाँ पे, ये कब घटना घटती है, एबव लिमिटिंग कंडीशन, एबव लिमिटिंग कंडीशन। अच्छा, दूसरी बात क्या है, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू आर होता है। ये केवल कब होता है, जब कोई बॉडी हमारी लिमिटिंग कंडीशन पर हो, ऑन द लिमिटिंग लाइन, ऑन द लिमिटिंग कंडीशन, उस समय बॉडी हमारी रेस्ट में रहेगी। और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अप्लाइड फोर्स कब होता है, लिमिटिंग कंडीशन के नीचे हमेशा, हर कंडीशन में, चाहे जीरो लगा हो, जीरो होगा तो जीरो होगा। देखिए, अगर यहाँ 1 न्यूटन है, यहाँ भी 1 न्यूटन है, यहाँ 10 न्यूटन है तो यहाँ भी 10 न्यूटन है, यहाँ पे 55 न्यूटन है तो यहाँ भी 55 न्यूटन है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे एन की अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 68 न्यूटन आया, तो जो फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास जो ये 68 न्यूटन है, इसी की वैल्यू क्या हम कह सकते हैं, इसी की वैल्यू, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इक्वल टू किसके होगी, म्यू आर। ये वैल्यू म्यू आर, बात समझ में आ गई होगी। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट बात जो नीचे हाईलाइट किया गया है, ये ध्यान रखने वाली है। अभी इस पे हम लोग कुछ एक आध बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे से क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, आइए जरा एक क्वेश्चन को लेते हैं, बहुत सिंपल सा लेते हैं। ठीक है, देखते हैं कि कैसे हो सकता है। तो अब जरा लिमिटिंग कंडीशन को डिफाइन कैसे किया हम लोगों ने। Hence we can define limiting friction as the maximum value of static friction that comes into play when the body is just at the point of sliding over the surface of another body। एक बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस पे जब स्लाइड करने वाला हो, उसमें बॉडी स्टैटिक ही रहेगी, तब स्टैटिक फ्रिक्शन ही रहेगा। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन ही रहेगा। लेकिन बॉडी स्लाइड करेगी नहीं, स्लाइड करने वाली होगी, जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग। उस समय फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। बॉडी की इसी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटिंग कंडीशन ऑफ फ्रिक्शन। आइए जरा एक कुछ क्वेश्चंस को करके देखा जाए। सपोज दैट हमारे पास कोई एक बॉडी है, थोड़ा सा, ये एक ब्लॉक है, ठीक है, और इस पर एक प्लेन पे रखा है, रफ प्लेन पे रखा हुआ है। ये मान लेते हैं ये हमारे पास एक रफ प्लेन, ये रफ प्लेन है। और सपोज दैट इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट हम ले लेते हैं कि 2 है, की वैल्यू 0.2 है। इस ब्लॉक का वेट मान लेते हैं, सपोज दैट कि 100 न्यूटन है, 100 है, 100 न्यूटन। ठीक है, अब आप मान लेते हैं कि हमने इस तरफ इस पर एक फोर्स लगाया P की वैल्यू सपोज दैट 10 न्यूटन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट विल बी द फ्रिक्शन फोर्स, हमें सर बताना है। तो अगर इस बॉडी की एफबीडी बनाने की कोशिश किया जाए, तो इस बॉडी की एफबीडी बनाए, एफबीडी कैसे बनेगी, देखिए भाई, एक ब्लॉक हमारे पास ये है, तब वेट नीचे काम करेगा, कितना है
और इसका रिएक्शन पर लगेगा। इधर हमने अप्लाइड फोर्स लगा रखा है P की वैल्यू क्या है 10 न्यूटन। और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन का अपोज करता है, की वजह से मोशन की टेंडेंसी बॉडी में इस तरफ होगी, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लगेगा। और नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं जब आप वीडियो बनाते हैं तो फट से लिखते हैं म्यू आर, एफ की वैल्यू क्या लिखेंगे म्यू आर, ऐसा हमें लगता है, ठीक है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन अभी इस पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ मैं, बहुत काम की बात निकली। अब इसके हिसाब से देखा जाए तो हमें दिखता क्या है, आर की वैल्यू हो गई सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, आर की वैल्यू हो गई 100, और इसलिए एफ की वैल्यू क्या हो गई, म्यू की वैल्यू है 0.2 और आर की वैल्यू 100 हो गई। यहाँ से कितना आ गया भाई, हर लगभग लगभग कोई बच्चा कह सकता है हाँ आंसर, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं आंसर। लेकिन अब जरा लिमिटिंग कंडीशन को देखा जाए कि हमें आंसर सही नहीं है, इस पे भी क्वेश्चन मार्क लगाया जाए, ये आंसर सही है या गलत है, थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाइए। जरा लिमिटिंग कंडीशन को देखा जाए क्या कहती है। अच्छा, हम जब f इक्वल टू म्यू आर निकालते हैं, इक्वल टू म्यू आर निकालते हैं तो f इक्वल टू म्यू आर कब होता है, लिमिटिंग कंडीशन पे होता है। लिमिटिंग कंडीशन पे होता है। f इक्वल टू म्यू आर का मतलब क्या है कि ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है, इससे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा नहीं, ठीक है, मतलब ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है। मतलब किसी बॉडी को मूव करने के लिए मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो म्यू आर है, हमने यही निकाला है F इक्वल टू म्यू आर। F इक्वल टू जो म्यू आर है हमने निकाल कर रखा है 20 न्यूटन। ये बताता है कि इस बॉडी को मूव तभी कर पाएगी जब इस पर हम कम से कम 20 न्यूटन लगाएंगे। जब ये P की वैल्यू 10 ना होकर 20 न्यूटन होगी तब ये बॉडी हमारी लिमिटिंग कंडीशन में आएगी, है ना, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है 20 न्यूटन। अब लिमिटिंग कंडीशन में आएगी 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करने में, जब P की वैल्यू 20 न्यूटन होगी तब ये आएगा हमारा बॉडी लिमिटिंग कंडीशन में। हमने कितना लगा रखा है 10 न्यूटन। इसका मतलब क्या है कि बॉडी लिमिटिंग कंडीशन से बिलो है। ये जो हमारा केस क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में साबित हो गया, इन दो बातों से साबित हो गया से और ये 10 न्यूटन लगाने की वजह से, इन दो बातों से साबित हुआ कि बॉडी लिमिटिंग कंडीशन पे तब आएगी जब 20 न्यूटन लगाएंगे। हमने लगाया है 10 न्यूटन, का मतलब हमारी बॉडी लिमिटिंग कंडीशन में नहीं है। बॉडी कहाँ पे है, बॉडी हमारी हुई से साबित किया ये बॉडी हमारी बिलो लिमिटिंग कंडीशन हुई, तो लिमिटिंग कंडीशन। क्योंकि बिलो लिमिटिंग कंडीशन है का मतलब अभी हमने पिछली स्लाइड में क्या देखा था, देखिए जरा, जब बॉडी हमारी बिलो लिमिटिंग कंडीशन होती है तो क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए, ये फ्रिक्शन फोर्स की सॉरी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू F इक्वल टू P होती है, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। ये ध्यान दीजिए, तब जब हमारा केस बिलो लिमिटिंग कंडीशन होता है। तो देखा जाए बिलो लिमिटिंग कंडीशन है, इसका मतलब हमारा क्या होगा कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बराबर होगी। तो ये बताया, क्या बताया कि फ्रिक्शन फोर्स जो सिस्टम में होगा वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि बिलो लिमिटिंग कंडीशन है। अप्लाइड फोर्स कितना लगा है 10 न्यूटन, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर, दिस इज करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, छोटे बड़े एग्जाम में आया, ये हमारा आंसर करेक्ट है। ये आंसर जो हमने निकाला है ये आंसर हमारा रॉन्ग है, देखिएगा ये आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। मुझे लगता है कि फ्रिक्शन में लिमिटिंग कंडीशन ऑफ फ्रिक्शन को थोड़ा बहुत हो गया होगा, और मेथड के साथ हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और इस वीडियो को अगर ठीक लगा हो तो इसको और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। शेयर करने से अच्छी चीज़ बहुत बाकी लोगों तक जाती है।
अगर ठीक लगा हो तो इसे लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि जब आप किसी वीडियो को, किसी के एफर्ट को लाइक करते हैं तो उत्साह बढ़ता है, हमारा भी बढ़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस।